टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे। पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, टॉपिक 5। तो हम कल चर्चा कर रहे थे कि नेपाल में किस प्रकार से लोकतंत्र को कायम करने के लिए वहां की जनता सड़क पर उतर आई, जबरदस्त विद्रोह हुआ और बेमन से ही राजा ज्ञानेंद्र ने अंततः जो अल्टीमेटम जनता के द्वारा, आंदोलनकारियों के द्वारा दी गई थी, तिथि अल्टीमेटम की, वो 24 अप्रैल 2006। तो ये इसमें जो वहां की सबसे बड़ी पार्टियां थी, 7 बड़ी पार्टियां, 7 पार्टी अलायंस और कम्युनिस्ट पार्टी, ये मिलकर आवाज उठाई थी और अंततः राजा नरेश को, ज्ञानेंद्र जी को मानने को, उनकी मांगों को मानने को विवश होना पड़ा और पुनः चुनी हुई सरकार को मान्यता दी गई तथा गिरिजा प्रसाद कोइराला जी को संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री चुना गया। किंतु नरेश की नाराजगी और जनता और लीडर की आकांक्षाओं के बीच में सरकार स्थिर नहीं रह पाई। समय समय पर विद्रोह होते रहा और काफी करीब से लोगों ने देखा है उस कंट्री को। बराबर संघर्ष, अस्थिर सरकार, मधेसी आंदोलन और तत्कालीन वहां के स्थानीय समस्याएं जनता को, सरकार को हमेशा विचलित करते रहे। फिर वर्तमान में हमने कल इशारा भी किया था कि वहां के जो सरकार है उनकी ऐसी नीति है, क्योंकि आपको ज्ञात है कि केपी शर्मा जी वहां के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है, जो कम्युनिस्ट पार्टी से विचार से प्रभावित है, कम्युनिस्ट लीडर के रूप में जाना जाता है। और आपको पता है कि रशिया अलग थलग है, चाइना ही बेसिकली एक ऐसा देश है जहां की कम्युनिस्ट विचारधारा प्रभावी है, हावी है। तो नेपाल छोटा सा देश है, सामान्यतया भारत के रहबो क्रम पर पुष्पित पल्लवित हो रहा था, आज भी हो रहा है। किंतु चाइना की कुत्सित नीति के प्रभाव में आकर तथा चाइना के द्वारा दिखाए गए लॉलीपॉप के कारण नेपाल के प्रधानमंत्री मिस्टर केपी शर्मा ओली चाइना के इशारे पर गलत फलत बयान देना प्रारंभ कर दिए।
कभी कहते हैं कि बिहार भी हमारा है, कभी कहते हैं कि वो जो राम जन्मभूमि राम मंदिर की बात है वो हमारे नेपाल में है, हमारे देश में है। तो बड़ा बढ़िया यूपी के प्रधानमंत्री, यूपी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि यदि उनको लगता है कि अयोध्या नेपाल में है तो मुझे वास्तव में लगने लगेगा कि नेपाल इंडिया में। तो इस तरह से अभी वाक युद्ध, इसको हम शीत युद्ध भी कहते हैं, चल रहा है। शायद नेपाल अपनी औकात को भूल रहा है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उन्हें इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। खैर, चूंकि ये माओवादी जो है वो माओवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण और चाइना के द्वारा कुत्सित नीति के कारण केपी शर्मा जी इस प्रकार का बयान देते हैं। है एक बार कुछ ही वर्ष पहले की बात है, थोड़ा सा इंडिया ने अपने कड़ा रूप पर कायम रहने के कारण वहां पर आपको ज्ञात होगा कि पेट्रोल 150 रुपया उस समय में, डीजल 100 रुपया लीटर, प्याज 100 रुपया केजी, मतलब हाहाकार मच गया। गैस सिलेंडर 5-5 हजार रुपया में वहां की जनता के बीच में विद्रोह की स्थिति आ गई। फिर भारत के साथ पुनः उन्होंने मित्रता की जिज्ञासा व्यक्त की। भारत समझता था ये नादान है, अंततः अपने धरातल पर वो आ चुका है। तो फिर यहाँ से सप्लाई, विभिन्न गुड्स की सप्लाई शुरू कर दिया, तो फिर वहां पर अमन चैन बहाल हो गया। तो ये नेपाल की स्थिति थी, लेकिन ये उदाहरण इसलिए दिया गया क्योंकि वहां राजतंत्र था। कितना संघर्ष के बाद अंततः लोकतंत्र कायम हो गया। फिर एक दूसरा उदाहरण है बोल्विया का। ये लैटिन अमेरिकी छोटा सा राष्ट्र है, गरीब राष्ट्र है। यहां पर एक वहां की जो एक शहर है उसमें जल सप्लाई, एक वाटर वार हमने लिखा। ये वाटर वार, ये जल सप्लाई का कार्य म्युनिसिपैलिटी के द्वारा, यानी गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा था। वर्ल्ड बैंक विश्व के ऐसे राष्ट्र जो उसके मेंबर हैं, उनके आर्थिक ढांचा आदि पर भी चिंतन करता है, दिशा निर्देशन करता है, ताकि उन्हें भी सरवाइव करने में सहयोग मिल सके। संयोग क्या हुआ कि वहां की सरकार को वर्ल्ड बैंक ने प्रेशर दिया कि इस प्रकार से जो आप बोझ उठा रहे हैं, ऐसा ये वाटर सप्लाई का कार्य जो म्युनिसिपैलिटी के द्वारा किया जा रहा है उसको आप प्राइवेट सेक्टर में डाल दीजिए। ये आप नीचे में देख रहे हैं MNC, मल्टीनेशनल कंपनी इसको कहते हैं।
ये मल्टीनेशनल कंपनी क्या है? तो ऐसी कंपनी जो एक से अधिक राष्ट्र में अपना कारोबार स्टेब्लिश करता है, उसको एमएनसी कहा जाता है, मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है। तो सरकार आनंद फानंद में क्या की, तो बोलबिया में प्रमुख शहर में जहां पर नगर पालिका के द्वारा यानी गवर्नमेंट सेक्टर की ओर से जलापूर्ति की व्यवस्था पब्लिक को की जा रही थी, उसको एमएनसी के साथ एक एग्रीमेंट कर कि आपको ही अब वाटर सप्लाई अपने यहां देनी है, अपने हमारे देश में एग्रीमेंट हो गया। तो एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी ने तुरंत आनन फानन में वहां जल सप्लाई जो किया जा रहा था उसका जो रेट था सप्लाई करने का, उसमें अचानक तत्क्षण इमीडिएटली वो 4 टाइम्स वृद्धि कर दिया। अब कल्पना कीजिए, जो 100 रुपया पहले जल पर प्रतिमाह खर्च करता था, वहां की जनता के द्वारा खर्च होता था, अब वो 400 रुपया उसको खर्च करना पड़ रहा है, यानी कि 4 गुना वृद्धि हो जाना किसी एक सेक्टर पर, यह बहुत बड़ा सवाल है। वहां की जनता को बर्दाश्त नहीं, क्योंकि हमने पहले ही कहा है वो लैटिन अमेरिकी पुअर कंट्री, वहां का एवरेज इनकम जो है मंथली 5,000 रुपया है। अब कल्पना कीजिए कि अभी लगभग 1,000 रुपया उसको जल पर ही खर्च करना पड़ रहा है। तो हाउ कैन द पीपुल ऑफ बोल्विया विल सर्वाइव इन दिस जंक्चर? इस जंक्चर पर, इस परिस्थिति में बोल्विया की जनता कैसे सर्वाइव करेगी? सवाल ही नहीं उठता है। वहां की जनता ने जबरदस्त विद्रोह कर दिया। सरकार के इस गलत डिसीजन फैसले के कारण मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा सप्लाई होने के कारण उसमें बेतहाशा वृद्धि 4 गुना तक वृद्धि कर देने के कारण सरकार की ओर से जबरदस्त कार्रवाई की गई, दमनात्मक पूर्ण रवैया प्रस्तुत किए गए। पुलिस के माध्यम से, सेना के माध्यम से उस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया। एक क्षेत्र में कि जनता के ऊपर काबू पा लिया जाता था, तो दूसरे क्षेत्र की जनता, दूसरी तरफ की जनता आंदोलन शुरू कराती थी। नतीजा यह हुआ कि अंततः विवश होकर के, क्योंकि वहां का जो सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम अस्त व्यस्त हो गया, सरकार को शासन करना बहुत मुश्किल हो गया। जनता के आंदोलन के सामने पुलिस मजबूर हो गई। अंततः विवश होकर सरकार को ये मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जो वाटर सप्लाई के लिए एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट को कैंसिल करना पड़ गया, रद्द करना पड़ गया।
म्युनिसिपैलिटी को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पुनः दे दिया गया और पूर्व का ही वाटर सप्लाई का जो रेट था उसको कायम कर दिया गया। इस प्रकार से वहां की जनता को अंततः राहत मिली। तो ये वाटर वार जो है, जल के लिए युद्ध करना, जल युद्ध इसको कहते हैं। तो जल युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि जल आपूर्ति के लिए जो सरकार की गलत नीति हुई और इसमें 4 गुना तक की वृद्धि कर दी गई, तो जल सामान्य पूर्व के ही रेट पर सप्लाई हो, इसके लिए वहां की जनता सड़क पर उतर आई, विद्रोह किया, बगावत किया सरकारी पॉलिसी के विरुद्ध। तो सरकार के विरुद्ध वहां की जनता जल पूर्व के कीमतों पर, प्राइस पर उपलब्ध कराने के लिए जो युद्ध किया, आंदोलन किया, विद्रोह किया, संघर्ष किया और पूर्व स्थिति को कायम किया, तो जल के लिए जो इस प्रकार का विद्रोह हुआ, इसी विद्रोह को जल युद्ध के नाम से जाना गया, वाटर वार के नाम से जाना गया। क्लियर? इसीलिए इसको लोग कहते हैं बोलवियान वाटर वार। यदि ऐसा प्रश्न रहेगा तो आप आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये स्ट्रगल, पॉपुलर स्ट्रगल, जो बेहद लोकप्रिय हुआ, जनमानस के बीच में इस प्रकार का जो संघर्ष हुआ, इसलिए ये लोकप्रिय जन जन के साथ, जन जन में जो संघर्ष का भाव पैदा हुआ, अपनी मांगों को मनवाने के लिए बनाया, सफल भी विवाह की जनता, इसीलिए इसको पॉपुलर स्ट्रगल कहा गया। और इसी का व्यापक रूप मूवमेंट के रूप में जो कल ही परिभाषित कर चुके थे। तो ये 2 उदाहरण देकर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया कि अब दुनिया में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को कायम करने के लिए ऐसे राष्ट्र भी जहां पर लोकतंत्रीय शासन प्रणाली नहीं है, वहां भी इस प्रकार का पहल किया जाना प्रारंभ हो गया है। और अभी अधिकांश राष्ट्रों में इस प्रकार की शासन प्रणाली कायम हो चुकी है, कायम हो चुका है। अब है एक कल बच्चा ने फोन करके पूछा था कि आचार्य जी, ये पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट सिलेबस तो नहीं है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा है कि पढ़ना तो आपको सब है। सीबीएसई बोर्ड ने बच्चों को राहत देने के लिए एक दिशा निर्देशन का कार्य किया कि प्रयास किया जाएगा कि उसमें से एकाध टॉपिक में से कम प्रश्न रहे। तो तात्पर्य यह हुआ कि आपको सुविधा देने के लिए समय, मतलब चैप्टर में कुछ कटौती हो सकती, उस चैप्टर से प्रश्न हो सकता है कि नहीं रहे, लेकिन पढ़ना तो सब है। इसीलिए वैसे मेरा मानना है कि आपके विद्यालय में जो शिक्षण की व्यवस्था है वो 7 अप्रैल से जो कंटिन्यू हुआ है, इवन कि संडे को भी ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था कायम रखी गई और समर वेकेशन वगैरह सब कैंसिल कर दिया गया। इसीलिए समय रहते आप सबका संपूर्ण सिलेबस समाप्त होगा और प्रयास रहेगा कि दोबारा रिवीजन भी हो जाए ताकि हमारे बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो आज की कक्षा में इतना ही, फिर अगले दिन हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे।
धन्यवाद।